अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपनी साइंस की बुक देखिए, प्रोग्रेसिव साइंस क्लास 8। इसमें देखिए हम लोग पीए फर्स्ट का अपना जितना भी सिलेबस था कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अपना क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, एसए 1 का सिलेबस। ठीक है, तो एक बार हम लोग टिक लगा लेते हैं कि हम लोग कितने चैप्टर्स पीए फर्स्ट में कंप्लीट करे थे और कितने चैप्टर्स अब एसए 1 में कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो देखिए पीए फर्स्ट में जो मैंने आप लोग को चैप्टर्स पढ़ाए थे वो क्या थे, लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 4 तक। ठीक है, लेसन नंबर 1 टू लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 1 2 3 4, ये पीए 1 के सिलेबस में 4 चैप्टर्स आए थे। अब हम लोग को एसए 1 में जो चैप्टर्स पढ़ने हैं वो हमारे 4 चैप्टर्स इसमें और ऐड कर देने हैं, लेसन नंबर 5 6 7 8। यानी कि अब जो आपका एसए 1 का सिलेबस होगा वो लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 8 तक होगा। ठीक है, तो लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 4 तक हम आपको वीडियोस 4 पार्ट्स में दे चुके हैं। आज हम लोग लेसन नंबर 5 से लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे पार्ट नंबर 5 में, इसी तरह से देन लेसन नंबर 6 पार्ट नंबर 6 में, देन लेसन नंबर 7 पार्ट नंबर 7 में, देन लेसन नंबर 8 पार्ट नंबर 8 में। ठीक है, हमारा सेम पैटर्न है जैसे हम लोगों ने पीए फर्स्ट में अपना लेसन नंबर 1 टू लेसन नंबर 4 कंप्लीट किया था। ठीक है, इसी पैटर्न से हम लोग को बाकी की 4 चैप्टर्स भी कंप्लीट करने हैं। तो आपको एसए 1 का जो अब सिलेबस हो गया वो लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 8 तक हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, सभी लोग समझ में आ गया होगा। 4 चैप्टर्स हम अपने फोर पार्ट्स में कर चुके हैं। अब हम लोग ये 4 चैप्टर करेंगे, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये 4 चैप्टर जो है वो आप लोग को दोबारा नहीं बताऊंगी। आप लोगों को एसए 1 के लिए इन्हीं वीडियोस में से अपनी तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपना लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे, कोल एंड पेट्रोलियम। पेज नंबर है 46 पर। ठीक है, तो पेज नंबर 46 पर आ जाइए सभी लोग। नेक्स्ट चैप्टर है हम लोग का, देखिए यहाँ पर पेज नंबर 46, लेसन नंबर 5, यहाँ पर पार्ट नंबर 5 डालेंगे। 4 पार्ट्स में 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे, तो पार्ट नंबर कौन सा हो जाएगा हम लोग का, ये पार्ट नंबर 5। यहाँ सभी लोग डेट शो करेंगे वीडियो जब भी आप लोग को अपलोड होती है। ठीक है, लेसन नेम क्या है लेसन नंबर 5 का, लेसन नेम है कोल एंड पेट्रोलियम। अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, कोल के बारे में, एंड यानी और पेट्रोलियम के बारे में, कि कोल और पेट्रोलियम जो है वो क्या है, दोनों में किस तरह से क्या डिफरेंस है और इसके यूज़फुल क्या है, यानी कि किस तरह से हमारी लाइफ में इस्तेमाल में लिए जाते हैं। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले लेसन प्लान पढ़ लेते हैं हम लोग कि हम इस लेसन प्लान से हमें क्या क्लैरिफाई होता है कि हमें ये टॉपिक्स इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, डिटेल में फर्स्ट है इसमें फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, देन क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स पढ़ेंगे, देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ कोल कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है, नेचुरल गैस किसे कहते हैं, लिमिटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल। ठीक है, तो ये सभी हमारा लेसन प्लान है, हम इन सभी टॉपिक्स के बारे में चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्या है इसमें प्लान, फ्यूल। ठीक है, फ्यूल्स पढ़ते हैं सबसे पहले। फ्यूल्स के बारे में देखिए, फ्यूल्स क्या होते हैं हमारे, ऑल द मटेरियल्स बर्न टू प्रोड्यूस हीट और पावर आर कॉल्ड फ्यूल्स। कह रहे हैं सभी मटेरियल्स, वो मटेरियल्स जो बर्न हो जाते हैं यानी जल जाते हैं और उनसे क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, यानी कि गर्माई प्रोड्यूस होती है और पावर प्रोड्यूस होती है, उन सभी को हम क्या कहते हैं, फ्यूल्स। तो ऐसी चीज़ें जो चीज़ें जलने के बाद हीट और पावर प्रोड्यूस करें, रिलीज़ करें, उन्हें हम क्या कहेंगे, फ्यूल्स कहेंगे। क्लियर हुआ। देन सेकेंड है एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन फ्यूल्स आर काउ। नेक्स्ट पेज नंबर 47 पर आइए। काउ डंग, वुड, सीड्स, ड्राइड ग्रास एंड लीव्स, कोल, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये सभी आपको एग्जांपल्स गिवन है किसकी, फ्यूल्स की। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, पीपल यूज फ्यूल्स फॉर कुकिंग, हीटिंग, रनिंग ऑटोमोबाइल्स एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कह रहे हैं पीपल्स जो हैं यानी जो ह्यूमन बींग्स हैं यानी जो इंसान हैं, हम लोग जो हैं वो फ्यूल्स का यूज़ करते हैं कुकिंग यानी खाना पकाने के लिए, हीटिंग करने के लिए, रनिंग ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए और जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। तो इन सभी ये सभी हमारे क्या हैं, फ्यूल्स के यूजेस बताए गए। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या इसमें देखा कि फ्यूल्स हमारे क्या होते हैं। तो मैंने क्या बताया आप लोग को पेज नंबर 46 पर, फ्यूल्स हमारे वो होते हैं जो भी मटेरियल जलने के बाद क्या प्रोड्यूस करें, हीट और पावर प्रोड्यूस करें। ठीक है, वो सभी हमारे क्या होते हैं, फ्यूल्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर नेक्स्ट पेज नंबर 47 पर पढ़ लिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या टॉपिक था, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स, यानी कि फ्यूल्स को कैसे क्लासीफाई किया जाए, क्या क्या क्लासिफिकेशन है। तो फर्स्ट है इसमें सबसे पहले, द फ्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिक ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। कह रहे हैं फ्यूल्स को क्लासीफाई किया जाता है 3 तरह से, 3 डिफरेंट टाइप से किया जाता है। फर्स्ट है सॉलिड फ्यूल्स, सेकेंड है लिक्विड फ्यूल्स, थर्ड है गैसियस फ्यूल्स। ठीक है, सॉलिड फ्यूल्स में बता रहे हैं वुड, काउ डंग, केक, कोल, कोक एंड चारकोल। ये आपको सॉलिड फ्यूल्स के एग्जांपल है। चारकोल का यूज़ वो जो हमारे रोड बनते वक्त ब्लैक कलर का
डाला जाता है, ठीक है, रोड पर, रोड यानी सड़कों पर। सेकंड है, तो ये सभी किसी के एग्जाम्पल हैं सॉलिड फ्यूल्स की। सेकंड है लिक्विड फ्यूल्स। लिक्विड फ्यूल्स क्या हैं? लिक्विड फ्यूल्स में कह रहे हैं अल्कोहल, पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन एंड लिक्विड कार्बन। कह रहे हैं अल्कोहल है, पेट्रोल है, डीजल है, कैरोसिन है और लिक्विड कार्बन, ये सभी क्या हैं? लिक्विड फ्यूल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गैसियस फ्यूल्स। गैसियस फ्यूल्स में हमारे क्या है? नेचुरल गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी। देन है, देखिए एलपीजी की क्या फुल फॉर्म है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इंपॉर्टेंट है, याद होनी चाहिए इसकी फुल फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म। कोल गैस, वाटर गैस एंड गोबर गैस। तो ये सभी हमारी किस चीज़ से एग्जाम्पल हैं? गैसियस फ्यूल्स के, ठीक है। तो 3 टाइप से हम फ्यूल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, क्लैरिफाई कर सकते हैं। वो क्या क्या है? सॉलिड फ्यूल्स हैं, ये हमें एग्जाम्पल्स गिवन है सॉलिड फ्यूल्स की। देन सेकंड है लिक्विड फ्यूल्स, ये हमें लिक्विड फ्यूल्स की एग्जाम्पल गिवन है। देन थर्ड है गैसियस फ्यूल्स, ये हमें गैसियस फ्यूल्स की एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल। नेक्स्ट क्या है हमारा? कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं हम फ्यूल के। देखिए यहाँ पर थर्ड टॉपिक क्या था? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल्स, ठीक है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ पर? देखिए द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फ्यूल इज इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। कह रहे हैं मेन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है फ्यूल का? उसकी कैलोरीफिक वैल्यू। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? ठीक है, ये चीज़ आती है कि ये पॉइंट आता है कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? जो उसका मेन कैरेक्टर है किसका? फ्यूल का। कोई ना कोई वजह होगी, कोई ना कोई ऐसा रीज़न होगा, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कैलोरीफिक वैल्यू की होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो देखिए के इसमें सी की साउंड है, हम इसको क्या पढ़ेंगे? कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले कह रहे हैं कैलोरीफिक वैल्यू में क्या बता रहे हैं? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लिबरेटेड व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज बर्न इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू और हीट वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू को हीट वैल्यू भी कहा जाता है। तो हीट वैल्यू क्या है या कैलोरीफिक वैल्यू क्या है? कह रहे हैं अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लिबरेटेड व्हेन 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल इज बर्न। कह रहे हैं कोई भी हमारी ऐसी एनर्जी जो हमारी जलने के बाद 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल जो है उसका बर्न हो जाए और वो उसको लिबरेट किया जाए, तो उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं, यानी कि हीट वैल्यू कहते हैं। यानी कि उसमें जो भी अमाउंट जो है उसका बर्न हो चुका है, बर्न यानी कि जल चुका है, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी? उसकी हीट वैल्यू या फिर कैलोरीफिक वैल्यू। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है, ठीक है। देन दिस लिबरेटेड हीट एनर्जी इज मेजर्ड इन किलोजूल। कह रहे हैं उस एनर्जी को फिर हम किस में मेजर करते हैं? किलोजूल में, यानी कि केजे में। हेंस कैलोरीफिक वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन केजे पर किलोग्राम। कह रहे किलोजूल और किलोग्राम। फॉर एग्जाम्पल द हीट एनर्जी लिबरेटेड अपॉन बर्निंग 1 किलोग्राम ऑफ पेट्रोलियम इज 45,000 किलोजूल, हेंस इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज 45,000 किलोजूल पर किलोग्राम। तो कह रहे हैं जितना भी अमाउंट हमारा बर्न होगा वही उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी होगी। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? हीट एनर्जी लिबरेटेड अपॉन बर्निंग ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ पेट्रोल, यानी कि अगर 1 किलोग्राम ऑफ पेट्रोल आपने बर्न कर दिया है, कितना था वो? 45,000 किलोजूल था अगर वो, तो हमारी जो कैलोरीफिक वैल्यू आएगी वो भी कितनी आएगी? 45,000 किलोजूल पर किलोग्राम ही आएगी, ठीक है। यानी कि जितना हमारा मटेरियल यानी जितना हमारा अमाउंट एनर्जी जो भी हमारी बर्न हो गई है वही हमारी सेम क्या होगी? कैलोरीफिक वैल्यू भी होगी, ठीक है। हीट एनर्जी, हीट वैल्यू यानी कि जो हमारी बर्न हो चुकी है, यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू। नेक्स्ट है द हायर द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल द बेटर फ्यूल इज इट। द टेबल गिवन बिलो शोज कंपेरेटिव कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ सम फ्यूल्स। आपको यहाँ पर कुछ फ्यूल्स गिवन है जिनकी कैलोरीफिक वैल्यू भी यहाँ पर गिवन है, ठीक है। रीड करेंगे इसको सभी लोग, ठीक। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी स्टार है, स्टैरिक है यानी कि इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं बार बार बता चुकी हूँ इस चीज़ को। नेक्स्ट है, आप लोग को ये चीज़ें पता हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है 5, यहाँ पर 6 पॉइंट्स गिवन है। इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल प्रोडक्ट और ऑन बर्निंग। कह रहे हैं कि इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल प्रोडक्ट, यानी कि जब भी हम ऐसे प्रोडक्ट को, फ्यूल्स को जब बर्न करते हैं तो कोई भी हार्मफुल चीज़ उसमें से नहीं रिलीज होती है जो हमारे बॉडी को हार्म पहुँचा सकती है, ठीक है। किसको बर्न करने पर? फ्यूल्स को। अभी फ्यूल्स की बात कर रहे हैं हम सिर्फ। नेक्स्ट है इट शुड कॉज मिनिमम एयर पॉल्यूशन। कह रहे हैं इससे कम से कम एयर पॉल्यूशन होता है। ऐसा नहीं है कि एयर पॉल्यूशन नहीं होगा, एयर पॉल्यूशन कोई भी किसी भी तरह का फ्यूल होगी उससे हमारा एयर पॉल्यूशन होगा, लेकिन क्या डिफरेंस है? किसी फ्यूल से हमारा कम एयर पॉल्यूशन होगा, किसी कोई ऐसी फ्यूल्स होंगी जिससे हमारा एयर पॉल्यूशन जो होगा वो कैसा होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या बता रहे हैं कि ये जो फ्यूल्स हैं इससे हमारा एयर पॉल्यूशन जो होगा वो मिनिमम होगा, यानी कि कम से कम होगा। नेक्स्ट है इट शुड बी चीप। चीप यानी कि सस्ता है। फ्यूल्स जो हैं वो हमें नॉर्मली मिल जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो थोड़े सस्ते होते हैं। चीप कहते हैं सस्ते को, ठीक है। नेक्स्ट है इट शुड बी रीडली अवेलेबल। कह रहे हैं बहुत ईजीली से हमें अवेलेबल है, यानी कि
उपलब्ध हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इट शुड बी ईजी टू हैंडल एंड कन्वीनियंट टू स्टोर, कह रहे हैं उसको हैंडल करना भी ईजी है, यानी कि पकड़ सकते हैं, हम ले सकते हैं हाथ में फ्यूल्स को, और उसको कन्वीनियंट टू स्टोर यानी कि उसको स्टोर करके भी ईजिली कन्वीनियंशली रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इट शुड हैव अ लो काइंडलिंग टेम्परेचर, उसका जो टेम्परेचर होता है वो भी कैसा है, लो है, तो इसलिए वो हमारी बॉडी को कोई भी हार्म नहीं पहुँचाएगा, ठीक है। वो एयर पॉल्यूशन हमारा फ्यूल से होगा, लेकिन उसमें कैसा एयर पॉल्यूशन होगा, मिनिमम एयर पॉल्यूशन होगा, ठीक है, ज़्यादा एयर पॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट है फॉसिल फ्यूल्स, अब हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म हो गए फ्यूल्स की, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स किसे कहते हैं, तो फॉसिल फ्यूल्स में देखिए क्या बता रहे हैं, फ्यूल्स दैट वर फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स उन्हें कह रहे हैं कि वो फ्यूल्स जो फॉर्म होते हैं रिमेन्स डेड प्लांट्स, यानी जो ख़राब हो चुके हैं प्लांट्स और एनिमल्स, उनसे जो बचते हैं, उनसे जो फॉर्म होते हैं, वो फ्यूल्स हमारे फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि कह रहे हैं दे वर, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 48, दे वर फॉर्म्ड बाई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ नेचुरल इवेंट्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, सिंस फॉसिल फ्यूल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर दे आर रिफर्ड टू एज नेचुरल रिसोर्सेज। कह रहे हैं फॉसिल फ्यूल जो हैं वो ऑब्टेन्ड होते हैं नेचर से, दे आर रिफर्ड टू एज नेचुरल रिसोर्सेज, वो नेचुरल रिसोर्सेज इसीलिए उनको कहा जाता है। तो ऐसी रिसोर्सेज जो हमें नेचुरली मिली हो वो क्या कहलाती है, हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। द मोस्ट वाइडली यूज फॉसिल फ्यूल्स आर कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कह रहे हैं कि जो सबसे ज़्यादा जो यूज़ में ली जाती है फॉसिल फ्यूल्स वो कौन सी हैं, कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैसेस हैं, ठीक है। तो हम वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट है इसमें फिर हमारा सॉलिड फ्यूल्स, ठीक है। सॉलिड फ्यूल्स में देखिए क्या कह रहे हैं, इन रूरल एरियाज वुड, एग्रीकल्चरल वेस्ट एंड काउ डंग केक्स टुगेदर प्रोवाइड मोस्ट ऑफ डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट ऑफ फ्यूल, हाउएवर वुड इज बिकमिंग scarce now, trees are not grown in ample number of meet the requirement of firewood. The burning of solid fuels produces a lot of smoke due to incomplete burning। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं बर्निंग ऑफ सॉलिड फ्यूल्स, यानी सॉलिड फ्यूल्स को अगर मैंने क्या बताए थे, फ्यूल्स को 3 तरह से क्लासीफाई किया गया है, सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स एंड गैसियस फ्यूल्स, ठीक है। तो सॉलिड फ्यूल्स को कह रहे हैं जब हम बर्न करते हैं तो प्रोड्यूस होती है अ लॉट ऑफ स्मोक, यानी कि स्मोक यानी धुआं, ड्यू टू इनकम्प्लीट बर्निंग, किसकी वजह से, क्योंकि सॉलिड फ्यूल्स को बर्न करने में थोड़ा वक्त लगता है, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, इसलिए कह रहे हैं उसको जलाने में थोड़ा वक्त लगता है, जिसकी वजह से उसमें जो है बर्निंग यानी स्मोक जो है वो ज़्यादा होती है, किस वजह से, ड्यू टू इनकम्प्लीट बर्निंग, इनकम्प्लीट यानी अधूरे जलने की वजह से, ठीक है। तो इस सॉलिड को अगर हम जलाएंगे तो उसमें हमारा जो जो स्मोक निकलेगी वो ज़्यादा निकलेगी, क्यों, क्योंकि उसको जलाने के लिए थोड़ा वक्त ज़्यादा चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्यों, क्योंकि वो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड फॉर्म जो होती है उसमें जो मॉलिक्यूल्स यानी जो आपस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यानी कि उसमें इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस जो होती हैं वो कम होती हैं। इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस सॉलिड के बीच में बहुत ज़्यादा कम होती हैं, ठीक है, ना के बराबर, लेकिन जो लिक्विड फेस में वो प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो बीच की जो जगह है, 2 मॉलिक्यूल्स 2 पार्टिकल्स के बीच की जगह, इसको हम कहते हैं इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस, ठीक है। तो इंटरमॉलिकुलर स्पेसेस सॉलिड में बहुत कम होती हैं, क्यों, क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से करीब होते हैं, ठीक है। तो लिक्विड में बहुत ज़्यादा होती है इंटरमॉलिकुलर गैसेस में, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसमें कम और इसमें और कम। तो ये हमारा देन द स्मोक कैन कॉज रेस्पिरेटरी डिजीजेज, द स्मोक ऑल्सो कॉज एयर पॉल्यूशन। कह रहे हैं स्मोक की वजह से हमें रेस्पिरेटरी डिजीज भी हो सकती है, यानी हमारे रेस्पिरेशन में भी कोई भी बीमारी हो सकती है, क्यों, क्योंकि स्मोक जो है जब ज़्यादा स्मोक हमें मिलेगी, ऐसा नहीं है कि फ्यूल्स में हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, हार्मफुल है लेकिन कम हार्मफुल है, ठीक है। लेकिन हार्मफुल उसमें क्या ऐसी चीज़ें जो हार्मफुल है हमारे लिए, वो क्या है, उसके अंदर से जो फ्यूल्स निकल रही हैं, यानी कि जो स्मोक्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो सॉलिड पार्टिकल्स में हमारी ज़्यादा स्मोक्स निकलेंगे, देन लिक्विड में उससे कम निकलेंगे, देन गैसियस में उससे कम निकलेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि स्मोक जो है उससे हमारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी हो सकती है, यानी हमारे रेस्पिरेशन में कोई भी डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। देन स्मोक से हमें एयर पॉल्यूशन भी हमारे, यानी एयर पॉल्यूशन भी हमारा, एयर यानी हवा में, पॉल्यूशन यानी कि
गंदगी हो रही है। तो जब जाहिर सी बात है जब एक जगह से ज़्यादा धुआं निकलेगा तो हमारे पॉल्यूशन, हमारा जो पॉपुलेशन है यानी जो तादाद है उसमें भी एयर पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कोल। अब हम पढ़ेंगे कोल के बारे में। कोल इज़ अ फॉसिल फ्यूल। कह रहे हैं कोल जो फॉसिल फ्यूल है, बता चुके हैं अभी हम। इट इज़ नेचुरली, देखिए यहाँ पढ़ा था ना हमने, कोल पेट्रोलियम नेचुरल गैस। तो कह रहे हैं इट इज़ नेचुरली अकरिंग ब्लैक मिनरल विच इज़ मिक्सचर ऑफ कार्बन एंड कंपाउंड ऑफ कार्बन कंटेनिंग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। इट इज़ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज इट कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी और इट कैन बी कन्वर्टेड इंटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक कोल, गैस एंड ऑयल। कह रहे हैं कि कोल जो है वो एक फॉसिल फ्यूल है, नेचुरली अकरिंग है, किस कलर में प्रेजेंट होता है, ब्लैक कलर के मिनरल में प्रेजेंट होता है, विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ, किस किस का मिक्सचर है ये, कार्बन का और उसके कंपाउंड्स का। ठीक है, कार्बन कंटेनिंग, कार्बन में क्या क्या चीज़ें कंटेन हो रही हैं, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और सल्फर है। ये सभी क्या है, हमारी एलिमेंट्स है, गैसेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। क्यों? क्योंकि इट कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इससे हमें एनर्जी मिलती है, और कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, और हम कोल को दूसरी बाकी एनर्जीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि कोल गैस है और ऑयल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोल। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कोल। अब हमें ये पता करना है कि कोल को कैसे फॉर्म किया गया, यानी कि फॉर्मेशन कैसा है उसका, कैसे फॉर्म हुई कोल, यानी कि हमें मिली कैसे। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट मिलियंस। देखिए सेम पेज नंबर पर है, पेज नंबर मिस नहीं करेंगे हम, पेज नंबर 48 पर ही है। ठीक है, कह रहे मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो अर्थ वॉज कवर्ड विद डेंस स्वैपी फॉरेस्ट, द प्लांट्स दैट पेरिस्ड फेल इनटू द स्वैप वाटर while new plants grew to take their places. Over time the fallen plants got covered by layers of mud, sand and dirt. The new plants that took the place of the fallen plants. देखिए ये मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन कर देती हूँ, ये आपका आंसर नंबर 1 है लॉन्ग का। ठीक है, तो मैं वहाँ पर दोबारा से इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, तो ज़रा डिटेल में सभी लोग ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट्स। बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, कह रहे काफ़ी साल पहले की बात बता रहे हैं, अर्थ वॉज कवर्ड विद डेंस स्वैपी फॉरेस्ट। कह रहे जो हमारी अर्थ थी वो एक गहने घरे, डेंस यानी बहुत घरे जंगल से घिरी हुई थी, कवर्ड थी यानी कि घिरी हुई थी, यानी कि जो हमारी अर्थ थी वो पूरी तरह से उसके ऊपर क्या थे, फॉरेस्ट ही, फॉरेस्ट यानी जंगल था एकदम। ठीक है, हमारी अर्थ पर, हमारी ज़मीन पर। देन ये कब की बात बता रहे हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स हो, यानी बहुत मिलियंसों साल पहले की बात बता रहे हैं। द प्लांट्स दैट पेरिस्ड फेल इनटू द स्वैप वाटर्स वाइल न्यू प्लांट्स ग्रू टू टेक देयर प्लेसेस, यानी वाटर मिलता जाता था तो वहाँ से न्यू प्लांट हमारे जनरेट होते जाते थे। दैट कह रहे ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरा, द फॉलन प्लांट्स गॉट कवर्ड बाय लेयर्स ऑफ मड, सैंड एंड डर्ट, द न्यू प्लांट्स दैट टुक द प्लेस ऑफ द फॉलन प्लांट्स ऑल्सो पेरिस्ड। कह रहे कुछ प्लांट्स ऐसे थे वो गंदगी और इन सब की वजह से फॉलन यानी कि टूटते गए, गिरते गए। दैन न्यू प्लांट्स उसमें स्टेब्लिश्ड हुए। देन कह रहे हैं दिस साइकिल कंटिन्यूड एंड आफ्टर मिलियंस next the new plants that took the place of the fallen plants also perished and fell to form another layer in the swamp water। इसी तरह से दूसरे प्लांट्स हमारे फॉर्म होते गए। तो कह रहे यही साइकिल हमारी कंटिन्यू चलती रही कई मिलियन साल तक। मैनी लेयर्स फॉर्म, कई सारी लेयर्स फॉर्म हो गई, वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, यानी कि एक के ऊपर एक लेयर जो है वो फॉर्म होती चली गई अर्थ पर। ठीक है, नेक्स्ट है द वेट ऑफ टॉप लेयर ऑफ प्लांट मैटर together with extreme heat and pressure under the surface of the earth produce chemical and physical। कह रहे जब ये हमारी layers बनती गई तो कह रहे हैं हीट प्रोड्यूस होने लगी, उसमें से प्रेशर होने निकलने लगा। देन कह रहे हैं अर्थ प्रोड्यूस केमिकल और फिजिकल चेंज टू कन्वर्ट द प्लांट मैटर इनटू अ ब्लैक हार्ड। इसी तरह से जो उसमें जो मटेरियल जो बनता गया वो हमारा क्या हो गया, ब्लैक हार्ड कलर की हमें रॉक मिलने लगी, उसी को हमने क्या कहा, कोल कहा। ठीक है, कोल यानी कि कोक। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कोल्स। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ कोल्स पढ़ने वाले हैं, यानी कि कोल्स के टाइप्स पढ़ने वाले हैं, यानी कि प्रकार पढ़ने वाले, कितने तरह के कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ कोल्स डिपेंडिंग ऑन द वेरिंग परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट पीट। लाइटनिंग ब्यूटी, वो कौन कौन से हैं देखिए, लिग्नेट है, ब्यूटेमिनस है, एंथ्रेसाइड्स है और क्या है, पीट है। ठीक है, तो ये सभी क्या है, हमारे 4 टाइप्स हैं कोल्स के। तो फर्स्ट हमने पढ़ा यहाँ पर पीट 60% प्रेजेंट है, लिग्नेट में लिग्नेट हमारी 70% प्रेजेंट है। उसके यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर यूजेस हैं, इसको भी सभी लोग को रीड करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 49। फिर इसी तरह से ब्यूटेमिनस है हमारा, नेक्स्ट है एंथ्रेसाइड। तो ये हमारे सभी परसेंटेज हमें यहाँ पर गिवन है। ठीक है,
नेक्स्ट है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। अब हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन पढ़ना है, किसका, कोल का। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किसे कहेंगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जो है वो प्रोसेस है ऑफ हीटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज कोल इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर सो दैट इज ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म सिंपल सब्सटेंस। कह रहे हैं कि ये क्या है, हीटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हीट करना है, जैसे कि कोल है, इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, यानी एयर की सप्लाई उसको मिलनी चाहिए, सो दैट इट ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म सिंपलर सब्सटेंस, यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में करने का जो प्रोसेस था उसको हमने क्या कहा, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है, इन दिस प्रोसेस कोल इज हीटेड टू 1000 डिग्री सेल्सियस इन द एब्सेंस ऑफ एयर टू ऑब्टेन डिफरेंट यूजफुल कंपोनेंट सच एज कोल तार एंड कोल गैसेज। इनके भी यूजेज हैं, क्या है, कोल तार और कोल गैसेज हैं। ठीक है, हीट करा हमने 100 डिग्री सेल्सियस दिया, कह रहे इस प्रोसेस में कोल को हमने हीट किया 100 डिग्री सेल्सियस इन द एब्सेंस ऑफ, किसकी एब्सेंस में, यानी कि एयर की गैर मौजूदगी में, टू ऑब्टेन डिफरेंट यूजफुल कंपोनेंट्स, क्या क्या हमें चीज़ें मिली, जैसे कि कोल तार और कोल गैसेज। ठीक है, नेक्स्ट है कोक। अब हम कोक किसे कहते हैं ये पढ़ेंगे। इट इज़ अ प्योरेस्ट black substance that is left behind as a residue while coal is subjected to destructive distillation. It is an almost pure form of carbon containing 90% of carbon। यानी कि जो हमारे जो प्योर फॉर्म में जो हमें कोल मिलती है वो हमारी क्या कहलाती है, कोक कहलाती है। कह रहे हैं कि जिसमें कितना कार्बन प्रेजेंट होता है, 90% ऑफ कार्बन प्रेजेंट होता है, कंटेन करता है यानी कार्बन। यूजेज ऑफ कोक, यानी कि कोक के यूजेज क्या है, तो देखिए एक बार में अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही है तो उसको दोबारा आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, क्लियर, लेकिन सभी को चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, वैसे भी मैं एक बार से ज़्यादा उस चीज़ को क्लैरिफाई कर रही हूँ। ठीक, नेक्स्ट है यूजेस ऑफ कोक, यानी कि कोक के यूजेस क्या हैं। कोक इज एन इसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू हीट दी फर्नेस। कह रहे हैं कोक जो है वो एक इसेंशियल रॉ मटेरियल है फॉर द आयरन के लिए, और स्टील इंडस्ट्री, जो स्टील की इंडस्ट्रीज होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोक। कोक इज़ यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स। कह रहे हैं कोक का यूज़ करते हैं हम मेटल्स को, ओर्स में से जो मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यानी कि निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं कोक का। ठीक है, with the help of coke we can extract metals from the ores। ओके, नेक्स्ट है कोलतार, सेम पेज नंबर 49 पर ये कोलतार इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल विच इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। यहाँ पर यानी कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब होता है कोल का, यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से जब हम हीट करते हैं उसको ब्रेक करते हैं किसमें, सिंपल सब्सटेंस में, तो उस प्रोसेस में ही कह रहे हैं अनप्लीजेंट स्मेल विच इज ऑब्टेन ड्यूरिंग, कब होता है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन जब होता है कोल का, यानी कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है जब कोल का, उस प्रोसेस के दरमियान, यानी उस बीच दरमियान बता रहे हैं। कोल तार इज नॉट अ सिंगल कंपाउंड, कह रहे हैं कोल तार जो है वो एक सिंगल कंपाउंड नहीं है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 डिफरेंट कार्बन कंपाउंड। कह रहे हैं ये 200 डिफरेंट कंपाउंड से मिलकर, यानी 200 से ज़्यादा डिफरेंट कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड से मिलकर हमारा कोलतार बनता है। ऐसा नहीं है कि सिंगल एक कार्बन कंपाउंड से हमारा कोलतार बन जाएगा, यानी कई सारे कार्बन कंपाउंड लगते हैं 200 डिफरेंट कंपाउंड्स लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कोलतार कैन बी सेपरेटेड इनटू मैनी केमिकल सब्सटेंसेस बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कह रहे हैं कोलतार जो है कैन बी सेपरेटेड कर सकते हैं हम उसको मैनी केमिकल सब्सटेंसेस में, किस प्रोसेस से, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की प्रोसेस से। तो हमसे पूछा जाएगा कि कोलतार को आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं डिफरेंट सब्सटेंस में, केमिकल सब्सटेंस में, तो आप क्या बताएंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या प्रोसेस है, कोलतार को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं केमिकल सब्सटेंसेस, डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेज में उसको फॉर्म करने के लिए, तो वो प्रोसेस हमारा कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या था, हम उसको डिस्ट्रक्ट कर रहे थे, यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हीट करके हम उसको सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक कर रहे थे, तो वो हमारा था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, केमिकल सब्सटेंस को, कोल तार को हम क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं मैनी केमिकल सब्सटेंसेज में, वो हमारा क्या है, यानी कि कई सारे केमिकल सब्सटेंसेज में सेपरेट कर रहे हैं कोल तार को, वो हमारा क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट है दीज केमिकल सब्सटेंसेज ऑब्टेन्ड आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग डाइज, एक्सप्लोजिव पेंट्स, वर्निशेस, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, फोटोग्राफिक्स मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल एक्सेट्रा। इन सभी यूज़ में, इन सभी को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम इन केमिकल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 50।
नेक्स्ट पेज नंबर 50 पर देखिए कोल गैस। अब कोल गैस के बाद कोल तार हमने यहाँ पर पढ़ा है, ठीक है, कोल तार। पेज नंबर 49 पर हमने पढ़ा था कोल तार। अब नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 50 पर है हमारा कोल गैस, ठीक है। तो कोल गैस किसे कहते हैं हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। कह रहे हैं कि ये भी हमारा डिस्टिलेशन ऑफ कोल, यानी कि डिस्टिलेशन ऑफ कोल जब होता है तभी हमारा ये भी ऑब्टेन्ड होता है। कोल गैस बर्न्स टू प्रोड्यूस हीट ड्यू टू विच इट इज़ एन एक्सलेंट फ्यूल। कह रहे हैं कि ये जो है एक एक्सलेंट फ्यूल कहा जाता है। कोल गैस बर्न टू प्रोड्यूस हीट। कह रहे हैं कोल जो है वो बर्न होती है, क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है उसकी वजह से, जिसकी वजह से हम उसको क्या कहते हैं, एक एक्सलेंट फ्यूल भी कहते हैं कि उसको कोल गैस को, ठीक है। नेक्स्ट है कोल गैस इज़ यूज्ड मेनली एज अ फ्यूल। कह रहे हैं कोल गैस को हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज़ में सिचुएटेड नियर द कोल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स में, ठीक है। इन सभी में हमारा कोल गैसेस का यूज़ हमें यानी कि इस्तेमाल बताया गया है कि हम कोल गैसेस का यूज़ कहाँ पर करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है हमारा पेट्रोलियम, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं, पेट्रोलियम किसे कहते हैं। देखिए हमने कोल पढ़ लिया, कोक पढ़ लिया, कोल तार पढ़ लिया और कोल गैस के बारे में हम यहाँ पर स्टडी यहाँ तक कर चुके हैं। अब हमें पढ़ना है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम इज़ द डार्क कलर थिक ऑयली लिक्विड। कह रहे हैं पेट्रोलियम जो है वो एक डार्क कलर का है, ऑयली लिक्विड है, यानी लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट स्मेल, उसकी अनप्लीजेंट स्मेल है। इन ग्रीक लैंग्वेज पेट्रोलियम मीन्स रॉक्स एंड लियम। कह रहे हैं कि पेट्रोलियम का क्या मीनिंग है, पेट्रो मीन्स रॉक और लियम मीन्स ऑयल, यानी कि रॉक्स ऑयल, यानी कि ऐसी रॉक्स जो कैसे किस तरह से प्रेजेंट हो हमारी ऑयल फॉर्म में। द वर्ड पेट्रोलियम मीन्स ऑयल फ्रॉम रॉक्स। तो कह रहे हैं पेट्रोलियम का क्या मीनिंग निकल कर आया है, ऑयल फ्रॉम रॉक्स, यानी ऐसे रॉक्स जिससे हमें ऑयल मिलती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ पेट्रोलियम वॉज फॉर्म, यानी कि पेट्रोलियम कैसे फॉर्म हो। जैसे कि हमने कोल को फॉर्मेशन पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ कोल। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हाउ पेट्रोलियम वॉज फॉर्म। पेट्रोलियम ऑयल वॉज फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। इट इज कह रहे हैं पेट्रोलियम ऑयल वॉज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ रिमेन्स ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल प्लांट्स और एनिमल्स, यानी कि स्मॉल प्लांट्स और एनिमल्स का डिकम्पोजिशन जब किया गया तो कह रहे हैं अंडर द सी, नहीं, एनिमल्स बरीड अंडर द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, काफ़ी मिलियन साल पहले की बात बता रहे हैं। It is believed that millions of years ago the small plants and animals which lived in sea, कह रहे हैं कि इस पर बिलीव किया जाता है कि कई हजार मिलियन साल पहले कई मिलियन साल पहले द स्मॉल प्लांट्स और एनिमल्स जो थे विच लिव्ड इन द सी, जो सी में रहा करते थे, वो डाइड हो गए थे। देयर डेड बॉडीज सैंक टू द बॉटम ऑफ सी, कह रहे उनकी डेड बॉडीज़ को सी के बॉटम में यानी बीच में एकदम रख दिया गया। एंड वर सून कवर्ड विद क्ले एंड सैंड, और वो कुछ टाइम बाद यानी कि मिट्टी और इन सभी क्ले सॉइल से ढक चुकी थी उनकी बॉडीज, जो वो इंसान जो डेड हो चुके थे सीज में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स ड्यू टू हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर द डेड रिमेन्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स वर स्लोली कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो कह रहे हैं वो जो डेड पार्टिकल्स बचे अभी ह्यूमन बींग्स के, वो हमारा जब उस पर सभी मिट्टी धूल ये सब लगती गई, बैक्टीरिया लगते गए, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर मिला, हाई प्रेशर मिला उसकी बॉडी को, तो वो सभी चीज़ें किस में कन्वर्ट हो गई हमारी पेट्रोलियम ऑयल में और नेचुरल गैसेज में, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं हाउ पेट्रोलियम इज ऑब्टेन। अब हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम कैसे ऑब्टेन्ड हुआ। अभी हमने फॉर्म पढ़ा था फॉर्मेशन, अब हम पढ़ेंगे ऑब्टेन कैसे किया गया। तो कह रहे हैं पेट्रोलियम अकर्स डीप under the surface of earth between two layers of impervious rocks. Natural gas occurs above the petroleum oil trapped under the rocks. तो कह रहे हैं पेट्रोलियम occurs deep, यानी पेट्रोलियम जो है वो एकदम डीप में थे। अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस के अंदर यानी अंदर के साइड, बिटवीन टू लेयर्स ऑफ इम्परवियस रॉक्स, यानी दो रॉक्स के बीच में। नेचुरल गैस अकर्स अबव द पेट्रोलियम ऑयल ट्रैप्ड अंडर द रॉक। कह रहे हैं नेचुरल गैस अकर थी किसमें, पेट्रोलियम ऑयल में, जो कहाँ थी, रॉक्स के अंदर, यानी कि अंदर थी, नीचे थी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं वी सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड नेचुरल गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर
कह रहे हैं कि वी सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड नेचुरल गैस, यानी कि जो लेयर कंटेन कर रही थी पेट्रोलियम ऑयल और नेचुरल गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर, वो वाटर के ऊपर आई। वाई इट्स सो, कह रहे हैं ऐसा क्यों हुआ? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर लाइटर देन वाटर एंड डू नॉट मिक्स विद इट, क्योंकि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो वाटर के ऊपर इसलिए आ गई क्योंकि वाटर से पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस का वाटर से ज़्यादा हल्की थी, वो उनका जो वेट था वो हल्का था, जिसकी वजह से वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकी। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट ऑफ ऑल अ सर्वे इज कंडक्टेड बाय द साइंटिस्ट टू लोकेट दोज एरियाज वेयर पेट्रोलियम ऑयल मे बी प्रेजेंट अंडर द अर्थ। एट सच प्लेसेस पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग होल्स कॉल्ड ऑयल वेल्स into the earth crust by machines called drilling rigs, कह रहे ड्रिलिंग रिग्स कहते हैं जिसे। इन इंडियन पेट्रोलियम इज फाउंड इन द स्टेट्स ऑफ आसम एंड गुजरात, ASS है ये, आसम ASSAM। कह रहे इंडिया में पेट्रोलियम जो है वो ज़्यादा कहाँ फाउंड होता है, किस स्टेट में? आसम में और गुजरात में। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द रिवर बेसिन्स ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, कह रहे हैं गोदावरी और कृष्णा में भी ये फाउंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पेट्रोलियम इज ऑल्सो, सॉरी अब क्लियर होगा, पेट्रोलियम इज ऑल्सो फाउंड अंडर द सी बेड एट द डिस्टेंस ऑफ 150 किलोमीटर फ्रॉम मुंबई कॉल्ड मुंबई हाई। कह रहे हैं पेट्रोलियम जो है वो सी बेड यानी कि सी के अंदर भी फाउंड होता है, कितने डिस्टेंस में? 150 किलोमीटर, कहाँ से? मुंबई से, जिसको हम मुंबई हाई भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ भी हमारा मुंबई हाई एक जगह है जो मुंबई से 150 किलोमीटर की डिस्टेंस पर दूरी, इतनी दूरी पर है, 150 किलोमीटर दूर है मुंबई से, उस प्लेस उस जगह को हम क्या कहते हैं? मुंबई हाई। तो यहाँ पर भी हमारा पेट्रोल फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेम पेज नंबर 50 पर ही, पेज नंबर 50 पर ही। ठीक है, नेक्स्ट रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, फ्यूल ऑयल, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा, सभी आपको पेट्रोलियम के एग्जाम्पल गिवन है। द क्रूड ऑयल कैन नॉट बी यूज्ड एज सच, वी नीड टू सेपरेट दी, नेक्स्ट आइए पेज नंबर 51, separate the various constituents of petroleum so it has to be purified or refined, कह रहे हैं उसको हम purified और refined कर सकते हैं। The process of separating the various constituents of useful fraction of petroleum is known as refining of petroleum। refining of petroleum उस process को कहते हैं। तो refining of petroleum क्या है? वो process जो हम separate करते हैं various constituent of useful fraction petrol, यानी वो पेट्रोल जो हमारे यूजफुल में है उसको हम separate करते हैं अनयूजफुल पेट्रोल में से, वो हमारा प्रोसेस क्या कहलाता है? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोल को रिफाइन करना, यानी कि सेपरेट करना यूजफुल पेट्रोल को। ठीक है, ये हमारा हो गया रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो हमने इसमें 3 टर्म पढ़ चुके हैं, तो सभी को ध्यान से सुनी होगी उम्मीदें। नहीं अगर समझ में एक बार में आ रही हो तो आप उसको वीडियो को दोबारा रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम हमारा क्या हुआ? नेक्स्ट हम सेम किस पेज नंबर पर है? पेज नंबर 51। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल हमारा वो हुआ, यानी कि वो प्रोसेस जो हम सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे यूजफुल फ्रैक्शंस को, यानी यूजफुल जो हमारा मटेरियल था उसको सेपरेट कर रहे थे अनयूजफुल मटेरियल से, वो हमारा प्रोसेस क्या कह रहा था? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, नेक्स्ट है अब हमारा सेम पेज नंबर 51 पर ही, द मेथड ऑफ यूज इन रिफाइनरी इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कह रहे हैं वो मेथड जो हम यूज़ कर रहे थे रिफाइनरी का, यानी रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम का, उसको हमने क्या कहा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहा है। नेक्स्ट है इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम हैव डिस्टिंक्टली डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। कह रहे हैं डिफरेंट पेट्रोलियम के डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होते हुए, यानी डिफरेंट पेट्रोल का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट हुआ उसका। ठीक है, नेक्स्ट है दीज कंपोनेंट्स गेट सेपरेटेड इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर व्हेन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज रीच्ड। कह रहे ये कंपोनेंट जो हैं सेपरेट हो जाते थे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की वजह से टावर व्हेन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज रीच, यानी कि जब उसका बॉइलिंग पॉइंट पहुंचता था, रीच यानी पहुंचना। द कंपोनेंट हैविंग मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट इज एट द बॉटम। कह रहे हैं कि वो यानी कंपोनेंट जिसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होता था वो बॉटम में रहता था, वाइल कंपोनेंट हैविंग मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एज एट द टॉप, यानी कि वो कंपोनेंट जिसका मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट था वो बॉटम में प्रेजेंट होते थे। वो कंपोनेंट यानी कि ऐसे जो बॉटम में प्रेजेंट होते थे वो ऐसे कंपोनेंट्स थे जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या था? ज़्यादा था। ठीक है, नेक्स्ट जिनका वो जो टॉप में प्रेजेंट थे यानी सबसे ऊपर प्रेजेंट थे उनका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कैसा रहता था? कम रहता था। ठीक है, मिनिमम यानी कि कम। नेक्स्ट है वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल। अब यहाँ आपको डिफरेंट पेट्रोलियम्स गिवन है, डिफरेंट उनके बॉइलिंग पॉइंट्स गिवन है और डिफरेंट
डिफरेंट उनके यूजेस गिवन है, ठीक है। तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसमें 3 स्टारिक बना रही हूँ, यानी कि 3 स्टार, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी को रीड करना है, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है रीड। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 52 पर, ठीक है। पेज नंबर 52 पर देखिए क्या है यार। नेक्स्ट आइए पेज नंबर 52, पेट्रोकेमिकल। देखिए यहाँ तक है ये हमारे सभी, ये जो आप पढ़ेंगे यहाँ पर, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट होगा। फ्रैक्शनल ऑफ यूजेज जो है हमारे वेरी कॉन्स्टिट्यूएंट जो है पेट्रोलियम की, वो हमारे पेज नंबर 51 के हाफ से लेकर पेज नंबर 52 के यहाँ हाफ तक कंप्लीट होगा, ठीक है। सभी को आप लोग को ये 9 हमारे पेट्रोलियम के एग्जाम्पल्स गिवन हैं, यूजेज हैं उनकी, बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट है पेज नंबर 52 पर। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है जो पढ़ना है पेट्रोकेमिकल्स, यानी कि पेट्रोकेमिकल्स किसे कहते हैं। तो कह रहे हैं मैनी यूजफुल सब्सटेंसेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। तो कह रहे हैं कि बहुत से सब्सटेंस हैं जो हम पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से हमें ऑब्टेन होते हैं, यानी कि मिलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। सिंपल है, पेट्रोकेमिकल्स क्या हैं। पेट्रोकेमिकल्स हमारे वो हैं जो हमारे पेट्रोलियम से और नेचुरल गैस से हमें चीज़ें मिलती हैं, यानी ऑब्टेन्ड होती हैं, यानी हमें हासिल होती हैं, वो हमें क्या कहलाती हैं, क्या कहलाते हैं, वो सभी पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट है दे आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, पॉलीथीन, एक्सप्लोजिव, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, परफ्यूम्स, डाइज, ड्रग्स एटसेट्रा। कह रहे हैं पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। पेट्रोकेमिकल्स यानी कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेज ही नॉर्मली सिंपल हो गई हमारी, किन किस चीज़ों में करते हैं। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल्स गिवन है, सिंथेटिक फाइबर्स में, पॉलीथीन बनाने में, एक्सप्लोजिव सिंथेटिक रबर्स बनाने में, प्लास्टिक्स में, परफ्यूम्स, डाइज, ड्रग्स एटसेट्रा एटसेट्रा, यानी वगैरह आदि और भी बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम यूजेस करते हैं किसका, पेट्रोल का और नेचुरल गैसेस का, यानी कि पेट्रोकेमिकल्स का, ठीक है। दोनों को ही मिलाकर क्या बना है हमारा, पेट्रोकेमिकल्स, यानी कि पेट्रोलियम प्लस नेचुरल गैस इज इक्वल टू पेट्रोकेमिकल्स। क्लियर। नेक्स्ट है ड्यू टू ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। कह रहे हैं क्योंकि पेट्रोलियम की जो है वो ग्रेट कमर्शियल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है पेट्रोलियम को, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, ब्लैक गोल्ड कहते हैं, यानी कि काला सोना भी कहा जाता है। गोल्ड यानी सोना, ब्लैक यानी कि गोल्ड, यानी कि काला सोना किसको कहा जाता है, पेट्रोलियम को। क्यों, क्योंकि पेट्रोलियम की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में, ठीक है। तो इसलिए हम पेट्रोलियम, तो हमसे पूछ सकते हैं कि पेट्रोलियम को और क्या कहा जाता है, तो ब्लैक गोल्ड कहते हैं। या फिर हमसे ये क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है, कोल को, पेट्रोलियम को या गैसेस को, तो हम क्या बताएंगे, पेट्रोलियम को। क्यों, क्योंकि पेट्रोलियम की बहुत से इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट है पेज नंबर 53 पर आइए। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल गैस। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल गैस किसे कहते हैं। नेचुरल गैस इज एन इम्पॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल विच अकर्स डीप डाउन अंडर द अर्थ। कह रहे हैं ये कहाँ प्रेजेंट, डीप अकर कहाँ होती है, ये अंडर द अर्थ, यानी अर्थ के अंडर में, यानी अंदर, बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ इम्पेरिवियस रॉक्स आइदर अलोन और अलोंग विद ऑयल अबव द पेट्रोलियम डिपोजिट। कह रहे हैं कि हो सकता है ये 2 रॉक्स के बीच में हो और अलग भी, अलोन यानी अकेले भी हो सकती है, ठीक है। क्या चीज़ हमारी, नेचुरल गैस। नेक्स्ट है इन इंडिया नेचुरल गैस हैज़ बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कह रहे हैं इंडिया में नेचुरल गैस जो है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है, त्रिपुरा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में, ठीक है। ये स्पेसिस है जहाँ पर हमारी नेचुरल गैसेस जो हैं वो ज़्यादा पाई जाती हैं। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ नेचुरल गैस। तो देखिए यूजेज ऑफ नेचुरल गैस है, ये भी आप लोग का आंसर नंबर 3 है लॉन्ग का, तो ये भी मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोग को ध्यान से सुनना है, ठीक है। सभी चीज़ें ध्यान से सुननी है, लेकिन ये मैं आपको आंसर हैंड टू हैंड बताती जा रही हूँ कि आपका आंसर नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ये आंसर नंबर 3 है, ठीक है। यूजेज ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि नेचुरल गैसेस के यूजेस क्या हैं हमारी लाइफ में। नेचुरल गैस यानी कुदरती गैस, ठीक है। मैन मेड गैस तो है नहीं, नेचुरली यानी कि कुदरती, नेचर यानी कुदरत, और नेचुरल यानी कि कुदरती, सॉरी, ठीक है। तो नेचुरल गैस यानी कि कुदरती गैस के बारे में बात कर रहे हैं हम। नेचुरल गैस जो कहाँ प्रेजेंट है, अर्थ के यानी कि 2 लेयर्स के बीच में प्रेजेंट है, या फिर अकेले भी वो रॉक्स के बीच में भी प्रेजेंट है, या फिर अकेले भी वो अलोन भी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सीएनजी इज ऑल्सो, सॉरी, नेचुरल, फर्स्ट है इसमें 4 यूजेस गिवन है, जिसमें हमें नेचुरल गैस इज स्टोर। देखिए एग्जाम में आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि 4 ही यूजेस पूछे जाएं, हो सकता है आपको 1 यूजेस पूछे जाएं, शॉर्ट में आंसर गिवन होगा, वेरी शॉर्ट में हो सकता है आपको शॉर्ट में 2 या 3 यूजेस पूछे जाएं, और अगर लॉन्ग में गिवन होगा तो हो सकता है 4 यूजेस ही पूछे जाएं, ठीक है। तो जितने यूजेस आपको क्वेश्चन में पूछे जाएंगे उतने ही यूजेस आप लोग को लिखने हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर हमने आपको 4 यूजेस करवाए हैं तो आपको 4 यूजेस ही लिखने हैं, हॉबी में 4 यूजेस लिखने, लेकिन एग्जाम में जितने यूजेस आपसे पूछे जाएंगे उतने यूजेस ही आपको लिखने होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें 4 यूजेस, सभी यूजेस याद करना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट भी हैं नेचुरल गैसेस के यूजेस,
फर्स्ट है 4 यूजेज है, तो फर्स्ट 1 बाय 1 हम इन 4 यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कह रहे हैं नेचुरल गैस जो है वो हमारी स्टोर्ड होती है किस में, कंप्रेस्ड गैस में यानी सीएनजी में। सीएनजी इज यूज्ड एज द फ्यूल इन मोटर कार में यूज होती है सीएनजी, बसेज में यूज करते हैं, ट्रक्स में, बिकॉज इट इज लेस पॉल्यूटिंग, क्योंकि ये कम पॉल्यूट करती है यानी पॉल्यूशन कम होता है। ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशन होगा ही नहीं हमारा नेचुरल गैस से, सीएनजी से। सीएनजी जो है हमारी नेचुरल गैस की एग्जाम्पल, तो मैंने आपको एलपीजी पढ़ाई थी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट है हमारी सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो ये दोनों ही हमारी इंपॉर्टेंट गैसेज हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का हमने कुकिंग सब में यूज़ पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं नेचुरल गैस, सॉरी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी। सीएनजी का यूज़ बता रहे हैं, सीएनजी ऐसी गैस है जो हमारी किस किस में यूज़ होती है, मोटर कार्स में यूज़ करते हैं, बसेज में यूज़ करते हैं हम इसका, ट्रक्स में, बिकॉज क्योंकि इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग, क्योंकि ये लेस पॉल्यूटिंग है, लेस यानी कि कम। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं होगा, इससे हमारा पॉल्यूशन होगा लेकिन कैसा होगा, कम पॉल्यूशन होगा। इट इज़ अ क्लीन फ्यूल, ये कैसी फ्यूल है, एक क्लीन फ्यूल है यानी कि ज़्यादा गंदगी इसमें नहीं होती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो एयर पॉल्यूशन है वो हमारा सीएनजी जो है हमारी नेचुरल गैस इससे कम होता है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट सीएनजी, तो सेकंड सीएनजी का क्या यूज़ हुआ, बसेज में, कार्स में, ट्रक्स में, इन सभी यूजेस में इन सभी चीज़ों में सीएनजी का यूज़ हुआ। नेक्स्ट है सीएनजी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। कह रहे हैं सीएनजी का हम यूज़ करते हैं पावर जनरेशन में भी। कह रहे हैं अ ग्रेट एडवांटेज ऑफ सीएनजी इज़ दैट, कह रहे हैं सबसे ज़्यादा जो इसका एडवांटेज है, इंपॉर्टेंस है सीएनजी की, वो क्या है, इट कैन बी सप्लाइड डायरेक्टली फ्रॉम द गैस वेल टू द होम्स। कह रहे हैं इसको हम डायरेक्टली गैस वेल में से, जैसे कि पानी का कुआं होता है इसी तरह से गैस का भी वेल बता रहे हैं कुआं, कह रहे हैं उससे हम डायरेक्टली होम में सप्लाई इसको कर सकते हैं, एंड फैक्ट्रीज में, और फैक्ट्रीज में भी, थ्रू अ नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड पाइपलाइंस टू बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग। कह रहे हैं कि पाइपलाइंस का यूज़ करते हैं हम, जिसकी वजह से हम गैस वेल में से सीएनजी को डायरेक्टली होम में या फिर अपने फैक्ट्रीज़ में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा यूज़ है, यानी होम्स में और फैक्ट्रीज़ में भी गैसेस सीएनजी का यूज़ किया जा रहा है। सीएनजी नॉर्मली क्यों कह रहे हैं, क्योंकि सीएनजी जो है वो हमारी बेस्ट एग्जाम्पल है नेचुरल गैस की, ठीक है। नेक्स्ट है नेचुरल गैस, फोर्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट यूज है इसका। नेचुरल गैस इज यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, यानी केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स को मैन्युफैक्चर करने में यानी मेड करने में यानी बनाने में भी हम नेचुरल गैस को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 ही यूजेज हैं हमारे नेचुरल गैस के या सीएनजी के, हमारे और भी यूजेज हैं, जिसमें से हमें सिर्फ 4 यूजेज यहाँ पर चैप्टर में चैप्टर नंबर 5 में कोल एंड पेट्रोलियम में गिवन है, ठीक है। कोल एंड पेट्रोलियम में हमें सिर्फ 4 यूजेज ही हमें नेचुरल गैसेस के बताए गए, लेकिन ऐसा नहीं कि और यूजेज नहीं, इसके और भी बहुत से यूजेज हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। अब फॉसिल फ्यूल्स के लिमिटेशन क्या है, सेम पेज नंबर है हमारा, पेज नंबर 53। पेज नंबर मैं आपको हैंड टू हैंड बताती जाती हूँ ताकि आप लोग इधर उधर कहीं पेज मिस ना कर दें, ठीक है, पेज मिस ना कर दें। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स की लिमिटेशन, फर्स्ट है वी नो दैट फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस आर एग्जॉस्टेबल नेचुरल गैस रिसोर्सेज। कह रहे हैं हम सभी जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल जो हैं यानी कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो हैं ये सभी क्या है, हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। कह रहे हैं ये सभी क्या है, हमारी एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। क्यों, द 2 मेन लिमिटेशंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, वो कौन कौन सी लिमिटेशंस हैं, लिमिटेड अवेलेबिलिटी, सेकंड है एयर पॉल्यूशन। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम लिमिटिंग अवेलेबिलिटी। लिमिटिंग अवेलेबिलिटी में क्या है, हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्टली इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर द कन्वर्जन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म इनटू फॉसिल फ्यूल्स। सेकेंडली कह रहे हैं फर्स्टली क्या हुआ, इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स, कह रहे सब बहुत साल पहले टुक यानी लिया गया इसको, फॉर द कन्वर्जन ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म इनटू फॉसिल फ्यूल, यानी कि डेड ऑर्गेनिज्म को कन्वर्ट करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स में। सेकेंडली कह रहे हैं सेकेंड क्या किया, दीज रिसोर्सेज कैन नॉट रिप्लेनिश देमसेल्व्स बाय क्विक रिसाइकलिंग एंड रिप्लेसमेंट विद द रीजनेबल टाइम। कह रहे हैं इसको, ये जो रिसोर्सेज थे हमारे, इनको हम कैन नॉट रिप्लेनिश यानी कि देमसेल्फ यानी खुद से नहीं कर पा रहे थे, बाई क्विक रिसाइकलिंग और रिप्लेसमेंट विद द रीजनेबल टाइम। कह रहे हैं सो फिर हमने क्या किया, यानी रिसाइकलिंग और रिप्लेसमेंट की वजह से भी हम इसको क्या नहीं कर पा रहे थे, रिप्लेनिश नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए सो कह रहे हैं इसलिए क्या किया हमने, इफ़ दीज रिसोर्सेज आर यूज्ड एट देयर प्रेजेंट रेट
of large consumption, the known reserves of these fossil fuel will last only a few hundred years। कह रहे कि फिर क्या हुआ, अगर हम इन रिसोर्सेज का यूज़ करें एट देयर प्रेजेंट रेट, यानी कि अब इस वक्त की बात बता रहे हैं, लार्ज कंजप्शन ज़्यादा से ज़्यादा, द नोन रिजर्व्स ऑफ दीज फॉसिल फ्यूल्स विल लास्ट ओनली अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स, यानी कि कुछ ही 100 साल की ही बात बता रहे हैं। नेक्स्ट है एयर पॉल्यूशन, लिमिटेड अवेलेबिलिटी, यानी कि लिमिटेड अवेलेबिलिटी हमने पढ़ी है, क्या लिमिटेशंस थे किसके, फॉसिल फ्यूल्स के। नेक्स्ट है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन सभी जानते हैं, एयर पॉल्यूशन किसे कहते हैं, वो पॉल्यूशन जो हमारा एयर में हो रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट है एयर पॉल्यूशन में है द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहे हैं कि जब हमने फॉसिल फ्यूल को बर्न किया तो क्या क्या प्रोड्यूस हुआ, गैसेज प्रोड्यूस हुई, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, स्मोक है, एटसेट्रा, बहुत सी गैसेज प्रोड्यूस हुई हमारी। सॉरी, अब क्लियर नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट है दीज गैसियस प्रोडक्ट्स एंड स्मोक कॉज एयर पॉल्यूशन। तो कह रहे हैं ये जो हमारी गैसेज प्रोड्यूस हुई हैं फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने के बाद, आफ्टर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स we see that many different kinds of गैसेज प्रोड्यूस, ठीक है। नेक्स्ट है लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्मोक एटसेट्रा, और भी डिफरेंट टाइप्स की और भी गैसेज प्रोड्यूस हो रही थी। देन दीज गैसेज प्रोडक्ट्स एंड स्मोक कॉज एयर पॉल्यूशन। कह रहे हैं ये सभी जो हमारी गैसेज प्रोड्यूस हुई है डिफरेंट काइंड्स की, किससे, हमारे फॉसिल फ्यूल को बर्न करने के बाद। तो कह रहे हैं जो हमारी डिफरेंट काइंड्स की फ्यूल्स प्रोड्यूस हुई हैं, यानी स्मोक्स और गैसेज जो प्रोड्यूस हुई हैं, जो हार्मफुल भी हैं, कुछ कम हार्मफुल है, ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, ठीक है। तो कह रहे हैं वो सभी क्या है, इनकी वजह से ही हमारा कॉज एयर पॉल्यूशन, यानी कि एयर पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट है दिस एयर पॉल्यूशन लेड्स टू रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में भी हमारा ये एयर पॉल्यूशन जो है लेड्स, यानी कि ये नुकसानमंद है इन ह्यूमन बींग्स, यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर, एनिमल्स को भी नुकसानमंद है, ऐसा नहीं है। इट कॉजेज सफोकेशन एंड मे इवन कॉज डेथ। कह रहे इससे हमें सफोकेशन हो सकती है और हमारी डेथ भी हो सकती है। सफोकेशन यानी कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, जब हमारी एयर जो है वो हमें पॉल्यूटेड दिखेगी तो हमें जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी वो हमें हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। और कह रहे हैं उसकी वजह से हमारी डेथ भी हो सकती है यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड वाइल बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल कंबाइंस विद रेन वाटर। कह रहे सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है यहाँ पर जब हमारा कंबाइन होता है रेन वाटर से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या यहाँ पर बताया गया हमें, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, कह रहे हैं सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी वाइल बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जब हम बर्निंग करेंगे, यानी जलाएंगे फॉसिल फ्यूल को, और कंबाइन होगा वो जो हमारा रेन वाटर में, यानी कि बारिश के पानी में, टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। कब होगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न कर रहे हैं और कंबाइन कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल को जो बर्न हो चुका है किसमें, रेन वाटर में, यानी बारिश के पानी में। तो हमारी क्या फॉर्म हो जाएगी, सल्फ्यूरिक एसिड। यानी कि फॉसिल फ्यूल को बर्न करने के बाद हम उसको रेन वाटर में कंबाइन कर देंगे तो हमारी सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है दिस पॉल्यूटेड रेन कंटेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड एसिड रेन। और उसी को हम क्या कहते हैं, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड हमें फॉर्म हुआ है रेन ड्रॉप से मिलकर, उसी को हम क्या कहते हैं, एसिड रेन। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इज ग्रीन हाउस गैस विच लेड्स टू इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ आवर अर्थ। कह रहे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है विच लेड्स टू इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ आवर अर्थ, जो इंक्रीज करती है यानी कि टेम्परेचर हमारे अर्थ का, यानी हमारी अर्थ पर। क्लियर हुआ यहाँ तक, एयर पॉल्यूशन हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है तो एयर पॉल्यूशन हमारी किस वजह से हो रहा है, हमारी जो बर्निंग, यानी कि जो हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं जिससे हमारी डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारा एयर पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है पेज नंबर 53 पर कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी फॉसिल फ्यूल को कंजर्व कैसे किया जाए। तो कह रहे हैं वी नीड टू कंजर्व द फॉसिल फ्यूल कीपिंग द लिमिटेशंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स इन माइंड। कह रहे हैं कि ये फॉसिल फ्यूल्स के कुछ आपको लिमिटेशंस गिवन हैं जिसको माइंड में रखते हुए आपको फॉसिल फ्यूल को कंजर्व यानी कि सेफ रख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 54 पर, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 54 है यहाँ पर, ठीक। इसमें कह रहे हैं फर्स्ट है, इस यहाँ पर लिमिटेशन है, यानी फर्स्ट पॉइंट है जिसकी वजह से हम अपने फॉसिल फ्यूल को कंजर्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। फर्स्ट है वी शुड स्लो डाउन द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड यूज़ दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी। कह रहे हैं हम क्या करें, हम इस फॉसिल फ्यूल को स्लो डाउन द यूज़, यानी कि उसका कम से कम यूज़ करें। कब यूज़ करें हम उसका, जब हमें उसकी एब्सोल्युटली नेसेसरी यानी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तब हमें फॉसिल फ्यूल को यूज़ करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है
सेकेंड पॉइंट है वी शुड इनकरेज द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी लाइक विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी एटसेट्रा टू मीट अवर एनर्जी नीड्स। कह रहे हैं वी शुड इनकरेज द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, यानी रिन्यूएबल एनर्जी को हम इनकरेज करना चाहिए, जैसे कि कौन कौन सी है, लाइक विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, हाइड्रोजन एनर्जी, और भी डिफरेंट टाइप्स की एनर्जीज हैं, ठीक है, टू मीट अवर एनर्जी नीड्स, यानी कि वो हमारी एनर्जी नीड्स से मिल जाएँ। थर्ड है वी शुड यूज़ मोर फ्यूल्स एफिशिएंट मशीन्स। कह रहे हैं कि हमें एफिशिएंट या मशीन्स में ही ज़्यादा फ्यूल्स का यूज़ करना चाहिए, वरना हमें अदरवाइज फ्यूल्स का यूज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड एनर्जी। अब कंजर्वेशन बता रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स की और एनर्जी, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर एग्जॉस्टेबल। कह रहे हैं फॉसिल फ्यूल जो है जैसे कोल पेट्रोलियम है वो एग्जॉस्टेबल हैं। दे टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म from the plant and animals remains, however the known results of these। तो अब यहाँ देखिए हमें क्या पढ़ना है, कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड एनर्जी, यानी कि कंजर्वेशन क्या है फॉसिल फ्यूल्स की और एनर्जी। तो देखिए फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर एग्जॉस्टेबल। कह रहे हैं फॉसिल फ्यूल जो है जैसे कोल पेट्रोलियम जो है वो क्या है, एग्जॉस्टेबल हैं, यानी एग्जॉस्ट हो सकते हैं। दे टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म from the plants and animals remains, however the known reserves of these will last almost a few hundred years. It is therefore necessary that we should use these fuels judiciously and only when absolutely necessary। मैंने क्या बताया था, फॉसिल फ्यूल्स का हम यूज़ कब करते हैं, जब उसकी बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो, यानी कि ज़रूरत हो हमें। क्यों? क्योंकि उसमें से क्या निकलती है हमारी, उससे हमारा एयर पॉल्यूशन भी होता है, कम होता है लेकिन होता है, ठीक है। नॉट जस्ट फॉसिल फ्यूल्स ऑल अदर एनर्जी सोर्सेज मस्ट बी यूज वाइजली। कह रहे हैं कि सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स का ही नहीं, हमें बाकी के भी जो भी एनर्जीज़ हैं उनको भी यूज़ वाइजली, यानी कम से कम ही करना चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा उसकी इंपॉर्टेंट हो। नेक्स्ट है द केयरफुल एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कह रहे हैं इसी चीज़ को हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, यानी कि कम से कम एनर्जीज़ का यूज़ करना, यानी केयरफुल और जुडिशियस एंड यूज़ ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का कम से कम यूज़ करने का जो प्रोसेस है उसी को क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल्स विल रिजल्ट इन देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कह रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल जो है विल रिजल्ट इन देयर अवेलेबिलिटी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, यानी लंबे समय तक। इन एडिशन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी शुड बी यूज्ड व्हेन एवर पॉसिबल। कह रहे हैं इन एनर्जीज का भी हम यूज़ कर सकते हैं व्हेन एवर, जब भी पॉसिबल हो, ठीक है। नेक्स्ट है एवरी वन ऑफ अस कैन कंट्रीब्यूट टुवार्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हेयर आर अ फ्यू वेज यू कैन डू यूजफुल। कह रहे हैं यहाँ पर कुछ वेज हैं, आपको कुछ रास्ते गिवन हैं जो आप खुद से कर सकते हैं। फर्स्ट है स्विचिंग ऑफ लाइट्स, फैंस, टेलीविजन एटसेट्रा व्हेन नॉट इन यूज़। कह रहे हैं यानी कि आप कैसे कंजर्व कर सकते हैं, कंजर्व यानी कैसे उसको सेव कर सकते हैं, एनर्जी कैसे बचा सकते हैं ताकि हमारी एनर्जी जो है वो ज़्यादा यूज़ ना हो। तो वो क्या क्या तरीका है, कह रहे हैं कि लाइट्स को और फैंस को, टेलीविजन को, और भी बहुत से डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, एटसेट्रा यानी आदि वगैरह बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। कह रहे हैं इनको स्विचिंग ऑफ, यानी कि इनकी जो स्विच हैं वो ऑफ कर दें व्हेन नॉट इन यूज़, जब आप उसको इस्तेमाल में ना ले रहे हो। ऐसा नहीं है कि जब हम इस्तेमाल में, यानी कि जब हम अगर रूम में बैठे हैं तो हमने लाइट फैन सब ऑन रखे हैं, ठीक है, लेकिन जब हमारा यूज़ नहीं है तो हम उसको स्विच ऑफ भी कर सकते हैं। इस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं, यानी कंजर्व यानी सेव कर सकते हैं, यानी बचा सकते हैं अपनी एनर्जीज़ को, डिफरेंट एनर्जीज़ को, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो हमारी विंड एनर्जी हो, चाहे वो हमारी टाइडल एनर्जी हो, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड यूज़ क्या है, सेकंड वे है, वे यानी तरीका, रास्ता बता रहे हैं आपको क्या करने का, कंजर्व करने का, किसको, एनर्जीज़ को, ठीक है, डिफरेंट एनर्जीज़ को डिफरेंट वेज में। सेकंड है यूजिंग एयर कंडीशनर्स एंड हीटर्स जुडिशनरी, यानी कि एयर कंडीशनर्स का और हीटर्स का कम से कम इस्तेमाल लें, ठीक है, ज़्यादा नहीं लें। यूजिंग CFL बल्ब इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल बल्ब। कह रहे हैं कन्वेंशनल बल्ब यानी जो 100 वाट का जो बल्ब होता है इसको यूज़ ना लेकर हम क्या लें, CFL का यूज़ लें, जिससे हमारी लाइट जो है वो कम से कम एनर्जी जो है वो यूज़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट है बीइंग अटेंटिव वाइल कुकिंग ऑफ अवॉइड ओवर यूज़ ऑफ कुकिंग गैस। कह रहे हैं कुकिंग गैस जो है यानी जो हम गैस में जो हम एनर्जीज़ का यूज़ कर रहे हैं, यानी जो हमारी LPG थी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या CNG, जो भी हमारी यूजेस हो रही हैं गैसेज में, तो कह रहे हैं उसमें हम ध्यान रखें कि हम ज़्यादा ओवर कुकिंग यानी कि ओवर यूज़ ना करें, हम ज़्यादा यूज़ ना करें, यानी ऐसा नहीं कि हमने खाना बनने के लिए रख दिया है तो हम उसको गैस जली जा रही है हमारी, ठीक है। तो इस तरह से भी हम
अटेंटिव रहें, यानी कि होशियार रहें कि हमें कितनी गैस अपनी यूज़ में करनी है। ठीक है, तो ओवर यूज़ से भी हमारी, अगर हम ओवर यूज़ अगर हम ना करें तो हमारी गैस जो है वो एनर्जी जो है, यानी एनर्जी किसी फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है, कंजर्व हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट है टेकिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सच एज ट्रेन एंड बसेज इंस्टेड ऑफ पर्सनल व्हीकल्स। कह रहे हैं अपनी व्हीकल्स के बजाय क्या करना चाहिए, हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि ट्रेन्स हैं, बसेज हैं। ठीक है, इंस्टेड यानी बजाय पर्सनल व्हीकल्स की। नेक्स्ट है टेकिंग अ वॉक और साइकिलिंग फॉर ट्रैवलिंग स्मॉल डिस्टेंसेस। कह रहे हैं कम डिस्टेंस अगर आपको तय करना हो तो आपको चल कर जाना चाहिए या फिर साइकिल के जरिए जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बाइक या अपनी कार से लेकर जा रहे हैं। इससे क्या होगी, हम अपनी जो भी एनर्जी है उसको हम सेव कर पा रहे हैं। एनर्जी यानी कि जो भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी है या जो भी हमारे पेट्रोल डीजल कोल में यूज़ हो रहा है वो सभी हम सेव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं जो आपके नज़दीक हो, यानी स्मॉल डिस्टेंस अगर आपको कम डिस्टेंस कवर करना है तो आप लोग उसमें वॉक बाय वॉक, टेकिंग अ वॉक, या फिर साइकिलिंग, या फिर या तो पैदल चल कर जाएँ या फिर साइकिल की हेल्प से जाएँ। ठीक है, तो इससे हमारी जो है एनर्जी जो है वो हमारी कंजर्व हो जाएगी। ठीक, यानी सेव होगी, यानी कि बचा सकते हैं, बच जाएगी। नेक्स्ट है फिर इसमें 7 पॉइंट है स्विचिंग ऑफ द इंजन ऑफ द व्हीकल वाइल वेटिंग फॉर समवन और फॉर द ग्रीन सिग्नल। कह रहे हैं जब आप किसी का इंतजार कर रहे हो या फिर कोई ग्रीन सिग्नल आपको रोड पर दिखता है, ग्रीन सिग्नल पर क्या होता है, हमें रुकना होता है, तो उस वक्त आप अपने इंजन को स्विच ऑफ कर दें, यानी कि बंद कर दें। ऐसा नहीं कि हम स्टार्ट पर ही रखे हुए हैं। ठीक है, तो इससे भी हमारी एनर्जी जो है वो कंजर्व हो जाएगी। नेक्स्ट है गेटिंग योर व्हीकल सर्विस्ड टाइमली फॉर बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। कह रहे हैं गेटिंग योर व्हीकल सर्विस्ड टाइमली फॉर बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। कह रहे हैं कि व्हीकल्स की सर्विस जो है वो भी टाइम पर करनी चाहिए ताकि हमारी एफिशिएंसी यानी कि बेटर फ्यूल की एफिशिएंसी, यानी कि जो हमारी जितनी, मतलब हमें यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि हमें अपने एनर्जीज़ को कैसे कंजर्व करना है। तो हमें यहाँ पर कितने पॉइंट्स बताए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट्स बताए हैं, जिसकी वजह से हम अपनी एनर्जीज़ को, यानी फ्यूल्स को, फॉसिल फ्यूल्स को, एनर्जीज़ को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल एनर्जी के हमें 8 पॉइंट्स बताए गए थे जो हम खुद से नॉर्मली कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है सेम पेज नंबर 54 पर है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब कह रहे हैं हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं फॉसिल फ्यूल्स, एक्सेसिव यूज़ यानी कि जब हम ज़्यादा यूज़ में ले लेंगे फॉसिल फ्यूल्स को। कह रहे हैं द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फॉसिल फ्यूल इज़ वन ऑफ द ग्रेटर थ्रेट्स टू द एनवायरनमेंट टुडे। कह रहे हैं कि जब हम ज़्यादा यूज़ में ले लेते हैं तो आज जो हमारे एनवायरनमेंट में जो उसकी ग्रेटेस्ट थ्रेट है, यानी जो वजह है वो क्या है, यानी कि हमने इंक्रीजिंग डिमांड जो है फॉसिल फ्यूल की, यानी फॉसिल फ्यूल को बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड हो चुकी है, जिसकी वजह से वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो चुका। हमने क्या पढ़ा था, फॉसिल फ्यूल को हमें ज़्यादा जब कब लेना चाहिए, एकदम रेयर केस में, एकदम नेसेसरी जब हमारे लिए हो जाए, जब हमें फॉसिल फ्यूल्स का या फ्यूल्स का यूज़ इस्तेमाल लेना चाहिए। ठीक है, तो कह रहे हैं एनवायरमेंटल टुडे, यानी कि अब जो है वो ग्रेटर यूज़ में ही लिया जा रहा है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ किया जा रहा है। तो कह रहे हैं द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीजेज वेरियस गैसेज। मैंने अभी बताया था फॉसिल फ्यूल जब हम बर्न होती है तो क्या होती हैं, यानी कि जब हम बर्न करते हैं फॉसिल फ्यूल्स को तो हमारे डिफरेंट गैसेज रिलीज़ होती हैं, प्रोड्यूस होती है, यानी कि वो कौन कौन सी, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, बहुत डेंजरस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी CO2, NO2, सल्फर डाइऑक्साइड है SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, नेक्स्ट है इनटू दी एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में ये सभी गैसेज रिलीज़ होती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं कि जब हमें फॉसिल फ्यूल का यूज़ कम करना चाहिए, क्योंकि हमारे फॉसिल फ्यूल अगर हम ज़्यादा लेंगे तो उससे जो हार्मफुल फ्यूल्स निकलती हैं वो हमारे लिए नुकसानमंद है। ठीक है, नेक्स्ट है विच लेड्स टू ग्लोबल वार्मिंग पॉल्यूशन ऑफ दी एयर, वाटर एंड लैंड, जिससे हमारा क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग पर ये पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पर, वाटर पर और लैंड पर क्या हो रही है, हमारी पॉल्यूशन यानी पॉल्यूटेड हो रही है वो। ठीक है, जिसकी वजह से वो किसकी वजह से हो रही है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी कि एक्सेसिव यानी ज़्यादा यूज़ ले रहे हैं हम फॉसिल फ्यूल का। ठीक है, तो उस पर इफेक्ट पड़ रहा है, हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है। नेक्स्ट है व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न देन ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज इनटू द एयर। कह रहे हैं जब हम फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो उसमें ज़्यादा अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है हमारे एयर में। दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। कह रहे हैं उससे हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट पर असर पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो प्लांट्स हैं वो सभी हमारे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, वो ऑक्सीजन हम लेते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। तो हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड
रिलीज़ करी जो एयर में प्रेजेंट हुई, देन वो एयर में जब हम फॉसिल फ्यूल्स का एक्सेसिव यूज़ में लेंगे, फॉसिल फ्यूल्स को, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स को जब हम ज़्यादा यूज़ में लेंगे तो हमारी जो एयर होगी वो कौन सी एयर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन बींग्स ने प्रोड्यूस करी है यानी कि एक्सेल करी है, वो हम जो प्लांट्स लेंगे तो वो क्या होगी, हमारी पॉल्यूटेड हो जाएगी और प्लांट्स पर हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकता है, जिसकी वजह से क्या बता रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी कि इसका क्या असर पड़ रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पर भी असर पड़ रहा है। ट्रैपिंग ऑफ द सन हीट इन द एटमॉस्फेयर एंड प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम एस्केपिंग, दिस रिजल्ट इन द अर्थ टेम्परेचर टू राइज कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग लेड्स टू मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस कैप्स कॉजिंग ओशंस लेवल टू दी राइज। कह रहे हैं कि इन सभी से हमारे ग्लोबल वार्मिंग पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गया है। पेज नंबर हमने एक्सप्लेनेशन का कहाँ से स्टार्ट किया था, पेज नंबर आ जाइए सभी लोग, पेज नंबर 46 से लेकर देन पेज नंबर 47, 48, 49, 50, 51 एंड 52, 53, 54 तक हमारा चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गया है लेसन नंबर 5 का। ठीक है, यानी कि पार्ट नंबर 5 में ही हम सभी वर्क कर रहे हैं। देन आ जाइए पेज नंबर 55 पर, एक्सरसाइजेज स्टार्ट हो रही हैं इसकी। यहाँ पर भी आप लोगों को सभी को पार्ट नंबर 5 डालना है। ठीक है, और यहाँ पर डेट शो करनी है। ठीक है, वीडियो जब भी आप लोगों की अपलोड होती है। टिक दी करेक्ट ऑप्शन है। फर्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आ, तो इसको एक्सप्लेन करने की तो आई थिंक मुझे ज़रूरत नहीं हो क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ, रीड कर देती हूँ ओनली। कह रहे एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की बता रहे हैं, एयर है, सॉइल है, वाटर है, तो ऑल ऑफ दिस यानी सभी जो है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। सेकंड है फॉसिल फ्यूल्स वर फॉर्म, फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म्ड होते हैं हमारे कब, 20 ईयर्स अगो या 50 ईयर्स अगो या मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, मैंने क्या बताए थे, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो फॉसिल फ्यूल्स हमारे फॉर्म हुए थे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ कोल, हमें बताना है कि इसमें से वो कौन है जो हमारा कोल नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा था, लिग्नेट पढ़ा था, पीट पढ़ा था और ब्यूटेमिनस पढ़ा था। ब्यूटेमिन देखिए मैंने यहाँ पर आपको जो बताया था टेबल आप लोग को रीड करनी है। देखिए पेज नंबर 48 पर पीट, लिग्नेट, नेक्स्ट पेज नंबर 49 पर ब्यूटेमिनस और एंथ्रेसाइड। तो यहाँ पर हमें ब्यूटेमिनस भी गिवन है, पीट भी गिवन है और लिग्नेट भी गिवन है। हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा जो गिवन है वो क्या है, ब्यूटेमिन गिवन है, तो ये हमारा नहीं होगा। हमसे पूछा गया जो हमारा कोल की टाइप नहीं है तो वो क्या है, ब्यूटेमिन है। फोर्थ है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग यूजफुल फ्रैक्शंस फ्रॉम पेट्रोलियम इज नोन एज, कह रहे हैं कि सेपरेट करना यूजफुल फ्रैक्शंस को पेट्रोलियम से, वो क्या हमारा प्रोसेस कहला रहा था, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर है, ये हमारा हो गया। तो फर्स्ट का हमारा ऑप्शन हो गया डी, ऑल ऑफ दीज। सेकंड का हमारा ऑप्शन हो गया सी, मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। देखिए ये डी नहीं है, सी है हमारा। ठीक है, सर्कल्स पर हमें टिक करना है। थर्ड का हमारा ऑप्शन हो गया सी, ब्यूटेमिन। फोर्थ का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। नेक्स्ट फिफ्थ है चूज द बेस्ट फ्यूल फ्रॉम दी फॉलोइंग, तो कह रहे हैं बेस्ट फ्यूल आपको चूज करना है, वो कौन सा है, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस या फिर कैरोसिन, तो वो कौन सा है, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मैंने आपको बताया था बेस्ट फ्यूल है हमारा, ये हमारा। तो फिफ्थ का हमारा क्या हो गया, ऑप्शन सी, नेचुरल गैस। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। डैश आर अनलिमिटेड इन नेचर एंड आर नॉट एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो वो क्या है, नेचुरल गैसेज हैं। ठीक है, जो हमारे अनलिमिटेड हैं यानी बहुत ज़्यादा हमारे नेचर में प्रेजेंट है। सेकंड है डैश इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड वेरिंग अमाउंट ऑफ सल्फर, कह रहे वो कौन सी चीज़ है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के कई यानी डिफरेंट अमाउंट से मिलकर बनी है, तो वो क्या है, हमारी कोल है। नेक्स्ट है CNG स्टैंड्स फॉर, यानी CNG की हमें फुल फॉर्म लिखनी है, कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस। ठीक है, CNG क्या फुल फॉर्म होगा, स्टैंड्स फॉर, यानी कि CNG के हमसे पूछा गया किस लिए है वो, तो क्या है वो CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्लियर हुआ, C से कंप्रेस, N से नेचुरल, G से गैस। फोर्थ है पेट्रोलियम इज यूज ऑल्सो यू कॉल्ड, कह रहे हैं पेट्रोलियम को ऑल हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 56 पर है कोक डैश एंड कोल गैस आर द प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, तो वो क्या है, कोक, कोल्टर। देखिए COAL कोल, TAR तार, यानी कोल तार। कोक है, कोल तार है, कोल तार के स्पेलिंग में एक बार और रिपीट कर रही हूँ, COAL कोल, TAR तार, कोल तार, आर एंड कोल, यानी कोल तार और कोल गैस का हम यूज़ कर रहे थे। आर प्रोडक्ट ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, इनके प्रोडक्ट्स हैं ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के, किसके, कोल्स के। नेक्स्ट है 6 नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर डैश एज कंप्रेस, नेचुरल गैस कह रहे हैं नेचुरल गैस जो है वो स्टोर होती है हाई प्रेशर में। ठीक है, फोर्थ दैट द ट्रैपिंग ऑफ द सन हीट इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड नेचुरल गैस, उसको हम क्या कहते हैं,
ट्रैपिंग ऑफ सन हीट इन द एटमॉस्फेयर, यानी जो एटमॉस्फेयर में सन हीट का जो ट्रैपिंग हो रही है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सॉरी, इन द प्रेजेंस ऑफ गैसेस, कह रहे हैं गैसेस के प्रेजेंस में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल गैस कहते हैं, ठीक है, आर कॉल्ड नेचुरल गैस। 8 है द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम हैव डिफरेंट डैश, कह रहे हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं पेट्रोलियम के उसके डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी होते हैं, मैंने बताए थे आपको। नेक्स्ट मैचिंग है, मैचिंग यहाँ से आप लोग क्लियर देख सकते हैं। कैंडल से हमारा क्या है, पॉल्यूशन है। कैरोसिन हमारा मिलेगा लिक्विड फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल हमारा देखिए रैपिड कंबशन होगा फॉसिल फ्यूल से। नेचुरल गैस है हमारी क्लीन फ्यूल, देन कोल है हमारा फॉसिल फ्यूल। क्लियर हो गया। ट्रू फॉल्स यहाँ पर देख लीजिए। फर्स्ट है फॉसिल फ्यूल आर इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, रॉन्ग, ये हमारी इन एग्जॉस्टेबल नहीं है, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज है हमारी फॉसिल फ्यूल्स। लास्ट में अभी हमने पढ़ा था। सेकंड है कोल, पेट्रोलियम एंड कोक आर द टाइप्स ऑफ फॉसिल फ्यूल्स टू, यानी कोल, पेट्रोलियम और कोक जो है ये हमारी फॉसिल फ्यूल्स की टाइप्स हैं, ये हमारा राइट है यानी करेक्ट है। देखिए यहाँ पर आपको सर्कल्स गिवन है तो आप लोग यहाँ पर इसको चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग, सेकंड है राइट। थर्ड है हमारा लिग्नेट इज़ द बेस्ट वेराइटी ऑफ कोल, ये भी हमारा रॉन्ग है, लिग्नेट नहीं है। नेचुरल गैसेज हैं वो। कोल इज़ यूज्ड इन थर्मल पावर स्टेशंस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हमारा राइट है। कोल का हम यूज़ करते हैं थर्मल पावर स्टेशंस पर किस लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, ये भी हमारा राइट है। फिफ्थ है कोक इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ये भी हमारा राइट है। कोक जो है वो क्या है, वो एक प्रोडक्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, कोल का जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है तो उसका एक प्रोडक्ट है हमारा कोक, तो ये भी हमारा क्या है, राइट। फर्स्ट हमारा हो गया रॉन्ग, सेकंड हमारा हो गया राइट, देन थर्ड वन इज रॉन्ग, देन फोर्थ वन इज राइट, देन फिफ्थ वन इज ऑल्सो राइट। क्लियर। क्वेश्चन आंसर के लिए कॉपी सभी ओपन करिए। ई है हमारा आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, देन इसमें क्वेश्चन नंबर 1 रीड करती हूँ। मेंशन द टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज के यहाँ पर हमें क्या बताने हैं, टाइप्स बताने हैं, ठीक है, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज के क्या क्या टाइप्स हैं। तो हम यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज का टाइप लिखेंगे। तो सभी लोगों ने PA1 के लिए अपनी कॉपी बनाई होगी, ठीक है। तो PA1 का जहाँ तक आप लोग का सभी का वर्क कंप्लीट हुआ था उसके आगे से ही आप लोग को क्या स्टार्ट करना है, SA1 का सिलेबस भी स्टार्ट कर देना है, यानी कि लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 5 के लिए सबसे पहले लेसन नेम यहाँ पर देखिए डेट शो करनी है, पार्ट नंबर 5 डालना है, देन लेसन नंबर 5, लेसन नेम है कोल एंड पेट्रोलियम। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन मैंने नोट किया है। मेंशन द टाइप ऑफ नेचुरल गैस, तो क्या क्या है, एग्जॉस्टेबल है, 2 टाइप्स होती है नेचुरल गैसेस की, एक होता है एग्जॉस्टेबल और एक होता है इनएग्जॉस्टेबल, यानी वो गैस जो एग्जॉस्ट हो जाए और वो गैस जो एग्जॉस्ट ना हो, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है इसमें फिर नेम ऑल दी फॉसिल फ्यूल्स, हमें फॉसिल फ्यूल्स के नाम बताने, तो हमने कितने पढ़े हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड गैस यानी नेचुरल गैस ही आर फॉसिल फ्यूल्स। क्लियर। देन आंसर 2 कंप्लीट नंबर क्वेश्चन 3। देखिए मैंने क्वेश्चन 2 तक नोट किए क्वेश्चन, देन आप लोग को खुद ही नोट करने हैं। क्वेश्चन 3 रीड कर, यहाँ पर देखिए क्या है, विच टाइप ऑफ कोल हैज़ द मैक्सिमम कार्बन कंटेंट, कह रहे हैं वो किस टाइप का कोल है जिसमें मैक्सिमम कार्बन कंटेंट होती है, तो वो है एंथ्रीड, ठीक है। एंथ्रीड ऑफ कोल हैज़ द मैक्सिमम कार्बन कंटेंट। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है देखिए एंथ्रीड की क्या स्पेलिंग है, क्लियर आप लोग को वैसे नजर आ रहा होगा इसलिए मैंने पेन से वर्क किया, आप लोग को भी पेन से ही वर्क करना है, ब्लैक ब्लू पेन का यूज़ करके, ANTHREIT एंथ्रीड, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ इज कोक प्रोड्यूस। अब कोक कैसे प्रोड्यूस होती है, ये थोड़ा लेंथी आंसर है। तो देखिए कोल इज फॉर्म्ड व्हेन डेड प्लांट्स मैटर सबमर्ज्ड इन स्वैम्प एनवायरनमेंट इज सब्जेक्टेड टू द जियोलॉजिकल फोर्सेज ऑफ हीट एंड प्रेशर। मैंने क्या बताया था आपको, कोल फॉर्म होती है जब हमारे डेड प्लांट्स के जो मैटर हैं वो हमारे मर्ज हो जाते हैं, यानी हमारे उसमें एनवायरनमेंट में, यानी अर्थ पर, सैंड में, एनवायरनमेंट में। तो कह रहे हैं फिर क्या होता है, हमारी जियोलॉजिकल फोर्स लगती है हमारी, जैसे हीट की और प्रेशर लगते हैं ओवर हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। द प्लांट्स मैटर ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम मॉइस्ट लो कार्बन प्लीट्स टू कोल एंड एनर्जी एंड कार्बन डेंस ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये सभी जब एनर्जीज लगती हैं तो हमारे तभी क्या फॉर्म होते हैं, हमारे कोल फॉर्म होते हैं। अभी मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया था, ठीक है, वही हमें कंप्लीट आंसर यहाँ पर करना है। तो इस तरह से वीडियो को पॉज करेंगे, यहाँ डेट सभी लोग जरूर शो करेंगे, जितने पेजेस पर वर्क कर रहे हैं कॉपी में उतने पेजेस पर पार्ट नंबर जो भी हमारा 5 है अभी फिलहाल, तो पार्ट नंबर 5 डालना। अभी फिलहाल हम पार्ट नंबर 5 कर रहे हैं तो पार्ट नंबर 5 डालेंगे और डेट शो करेंगे, ठीक है। यहाँ हमारा आंसर नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अगर स्पेस नहीं है तो आगे पेज से कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, पार्ट नंबर 5 डेट शो करनी है। क्वेश्चन आंसर 4 कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नोट करेंगे, मैंने नोट नहीं किया है।
क्वेश्चन 5 है राइट एनी वन यूज ऑफ कोल तार। कोल तार का सिर्फ एक यूज बताना है, सिंपल है। कोल तार यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग डाइज, एक्सप्लोजिव पेंट्स एटसेट्रा, यानी कि डाइज को मैन्युफैक्चर करने बनाने में और एक्सप्लोजिव पेंट्स में एटसेट्रा, यानी इन सभी चीज़ों में हम कोल तार का यूज़ कर सकते हैं। एटसेट्रा यानी और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, यानी कि वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 से आंसर 5 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन 6 देखिए। क्वेश्चन 6 में हमसे क्या कह रहे हैं, वाई इज पेट्रोलियम नोन एज लिक्विड गोल्ड। कह रहे हैं पेट्रोलियम को लिक्विड गोल्ड क्यों कहा जाता है, तो मैंने क्या बताया था, क्योंकि ड्यू टू ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड लिक्विड गोल्ड, क्योंकि पेट्रोलियम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए हम उसको काला सोना भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आंसर 6 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन 7 है मेंशन दी कंपोजिशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के कंपोजिशन बताने हैं, तो आंसर 6 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन 7 नोट करिएगा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम कंसिस्ट मेनली, पेट्रोलियम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, मीथेन है जो 85% है, इथेन है 10%, प्रोपेन है 3% एंड ब्यूटेन, और ब्यूटेन परसेंट है, ठीक है। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट, व्हेन नेचुरल गैस इज कंप्रेस्ड एट हाई प्रेशर देन इट इज कॉल्ड सीएनजी। कह रहे जब हमारी नेचुरल गैस कंप्रेस्ड होती है तो वो हमारी क्या बन जाती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी कि सीएनजी। क्लियर हुआ, ये हमारा हो गया आंसर नंबर 7। आंसर 7 होने के बाद नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 है हाउ इज पेट्रोलियम रिफाइंड, यानी कि पेट्रोलियम को कैसे रिफाइन कर सकते हैं, तो मैंने बताया था ना रिफाइनिंग प्रोसेस, ठीक है। तो चलिए आंसर नंबर 7 जहाँ कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 नोट करेंगे, देन आंसर 8 देखिए। द फर्स्ट पार्ट ऑफ रिफाइनिंग साइक्यूर ऑयल इज टू हीट इट अंटिल इट्स बॉयल्स। कह रहे जब तक हम उसको हीट करते हैं जब तक वो बॉयल ना हो जाए, अंटिल यानी जब तक द बॉइलिंग लिक्विड इज सेपरेटेड इनटू डिफरेंट लिक्विड्स, यानी बॉइलिंग लिक्विड को डिफरेंट लिक्विड्स में सेपरेट करते हैं, और गैसेज इन डिस्टिलेशन कॉलम, और गैसेज को एक कॉलम में रखेंगे डिस्टिलेशन कॉलम में, यानी डिस्टिल होने के लिए। These liquids are used to make petrol, paraffins etc. कह रहे यही जो लिक्विड्स हैं जो हमने सेपरेट किए हैं किससे, डिफरेंट लिक्विड से, उन्हीं लिक्विड्स को हम क्या करेंगे, उसका यूज़ करते हैं हम किस में, पेट्रोल में, पेट्रोल को मेक यानी बनाने में, पैराफिन्स को बनाने में एटसेट्रा, यानी और भी यूजेस हैं। कह रहे हैं द गैसेस कूल डाउन, कह रहे हैं फिर वो जो गैसेस हैं जो हमने एक साइड में रखी थी डिस्टिल होने के लिए, उन गैसेस को कूल डाउन यानी ठंडी होती हैं वो, एज दे गो अप टू द कॉलम अंटिल दे कंडेंस, यानी कि कंडेंस होने तक, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आंसर नंबर 8। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, नेम एनी 2 फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम। 2 फ्रैक्शंस बताने हमें पेट्रोलियम के, तो वो क्या क्या है। आंसर 8 कंप्लीट होने के बाद अगर स्पेस है तो यहीं कंटिन्यू करेंगे, और अगर स्पेस नहीं है तो ये क्वेश्चन भी आप लोग आंसर आगे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। तो वो 2 कौन कौन से हैं, एक है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और दूसरा क्या था हमारा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। फर्स्ट हमने पढ़ा था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, सेकंड हमने पढ़ा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट आर पेट्रोकेमिकल्स। मैंने पेट्रोकेमिकल्स क्या बताए थे कि मैनी यूजफुल सब्सटेंस विच आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स, यानी वो सब्सटेंस जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से यूज में लिए जा रहे हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, पेट्रोकेमिकल्स कहलाते हैं, यानी पेट्रोलियम प्लस नेचुरल गैस इज इक्वल टू पेट्रोकेमिकल्स। क्लियर हुआ। आंसर 10 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 9 उतारने के बाद आंसर 10 नोट करिएगा, देन आंसर क्वेश्चन 10 नोट करिएगा, देन आंसर नंबर 10। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर एफ, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल में देने। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोल। तो अभी मैंने बताया था फॉर्मेशन ऑफ कोल का क्या प्रोसेस है। पेज नंबर आ जाइए, देखिए यहाँ पर मैंने पेज नंबर, एक सेकंड सॉरी, क्लियर अब नज़र आ रहा होगा, क्लियर अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। पेज नंबर 56 पर, पेज नंबर 56 पर क्वेश्चन आंसर है हमारे। क्वेश्चन 1 है, 3 क्वेश्चन हैं, सेकेंड क्वेश्चन को कट कर देंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 48 पर आंसर है जिसका, तो सभी लोग ये ओपन करिए, पेज नंबर 48। तो हमारा देखिए मैंने आपको बताया था, तो ये थोड़ा लेंदी हमें डिटेल में देना है, तो हमारा ये आंसर लेंदी हो जाएगा, यहाँ से लेकर इसका यहाँ तक आंसर मैं इसको अभी एक बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये हमारा हो गया आंसर नंबर 1 लॉन्ग का, ठीक है, डिटेल में यानी लॉन्ग। पेज नंबर 40 पर ये सभी लोग डालिएगा ताकि आप लोग को याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को कैंसिल कर दिए। देन क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट 4 यूजेस ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि नेचुरल गैस के 4 यूजेस बताने, यानी कि 4 इस्तेमाल बताने हैं, किस किस चीज़ों में हम इस्तेमाल में ले सकते हैं। पेज नंबर 53 पर आ जाइए। अब पेज नंबर 53 पर अभी हमने 4 यूजेस पढ़े थे, मैंने आपको बताया था कितने भी यूजेस पूछ सकते हैं पेज नंबर 53 पर। तो ये 4 यूजेस आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखने। सबसे पहले लिखेंगे यूजेस ऑफ नेचुरल गैस,
तरह से स्टैटिक बना के देन यहाँ तक लिखना है। ये हमारा हो गया आंसर नंबर 3 लॉन्ग का। ठीक है, यहाँ पर हम लोग की एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चन आंसर आपको ई और एफ जो है वो कॉपी में ही करने हैं। ये मैंने बुक में टिक करवाया, इसलिए मैंने ये ई जो एफ जो पार्ट है वो मैंने कॉपी पे यहाँ पर नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का पार्ट नंबर 5 में जितना भी वर्क किया है हमने यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। पार्ट नंबर 5 में हमने क्या किया है, लेसन नंबर 5 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया है, एक्सरसाइजेज की हैं और क्वेश्चन आंसर किए हैं। ठीक है, थैंक यू।